Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher. Today we are going to study our chapter 8 in geography class 7th, and the chapter name is Human Environment Interaction, the Tropical and Subtropical Region. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में कि वहाँ पे कैसे क्लाइमेट होती है, किस तरह की वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, और लोग वहाँ पे किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक विल बी द स्टोरी ऑफ रेणुका। तो आप ही एज की एक स्टूडेंट है, उसकी स्टोरी दी हुई है, तो सबसे पहले हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ इन द अमेजन बेसिन। इसमें हम डिस्कस करेंगे अमेजन बेसिन में जो लाइफ है लोगों की कैसी है, वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, रेन फॉरेस्ट, किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और उस फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है वो कौन कौन से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। अब उस रेन फॉरेस्ट में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, कि इस बेसिन के पास जो लोग रहते हैं, जो पीपल है, क्लाइमेट कंडीशन, सेम थिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ये आपको स्टोरी दी हुई है, दिस इज द स्टोरी ऑफ रेणुका। ठीक है, रेणुका काफ़ी एक्साइटेड थी कि जो उसके अंकल हैं श्रीकांत, वो कुछ महीनों बाद, कुछ मंथ्स बाद घर आते हैं वापस। ठीक है, क्योंकि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं, तो वो हमेशा इसी तरह से वर्ल्ड में ट्रैवल करते रहते हैं। और रेणुका का भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने में, फॉरेस्ट के बारे में जानने में। तो जब उनके अंकल से वो जो उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, बुक्स के थ्रू बताते हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं उन सब के बारे में जानने के लिए। और जब वो उनको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं वर्ल्ड की, तो उस पिक्चर्स में देखते हैं कि वर्ल्ड में कितने डिफरेंट पार्ट हैं। कहीं पे ड्राई डेजर्ट हैं, कहीं पे बिल्कुल फ्रोजन लैंड है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है, कहीं पे रेन फॉरेस्ट हैं। तो ये सब देख करके रेणुका काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और एक पिक्चर में कहती है कि देखिए ये सब हमसे कैसे अलग दिख रहे हैं। तो जो उसके अंकल हैं वो उन्हें बताते हैं, जो उसके अंकल हैं मिस्टर श्रीकांत, वो उन्हें कहते हैं कि ये सब हमसे दिख भले ही अलग रहे हों, लेकिन ये हमारे ही तरह, इनकी भी बेसिक नीड है, ये भी फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर इनकी बेसिक नीड है, इन चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं। तो इस तरह से फिर वो बताते हैं कि हमारे अलावा भी इस वर्ल्ड में बहुत से टाइप की जो स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, नेचर में रहती हैं। और कुछ लोग हैं जो नेचर के क्लोज रहते हैं, तो उनको नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करके रहना पड़ता है। कुछ लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं वहीं से मटेरियल कलेक्ट करके अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो इस स्टोरी में हमने क्या सीखा? इस स्टोरी में हमने यही जाना कि जो लोग जहाँ रह रहा है, जिस तरह के क्लाइमेट में रह रहा है, वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज लाइफ इन द अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये लाई कहाँ करता है। तो इसके लिए हमने एक पिक्चर ली हुई है, पहले हम उस पिक्चर के थ्रू देखेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, ये है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। फाइन, अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की। ये जो इस शेड में है, यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से लेकर ये है हमारा सब ट्रॉपिकल। ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है? ये है हमारी इक्वेटर। तो इक्वेटर के बाद ये ट्रॉपिक्स है। यहाँ पे तो हमें पता ही है एनवायरनमेंट कैसा रहता है, यहाँ पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट आती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है, यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। तो अब बात करते हैं हम अमेजन बेसिन की, और यहीं पे जो अमेजन बेसिन है वो हमें देखने को भी मिलेगा। अभी हम रीड करते हैं और फिर
इस डायग्राम पर वापस आएंगे, फिर इसको और अच्छे से समझेंगे हम। तो ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। अभी हमने देखा था पीछे जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के काफ़ी पास है। अब लैटिट्यूड में इसका कितना है 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। तो यहाँ से देखिए ये इक्वेटर है, ठीक है, ये रहा 0 डिग्री पे इक्वेटर, ये है 10 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से है 10 डिग्री साउथ। तो ये इक्वेटोरियल रीजन है। फाइन। अब जो अमेजन रिवर है ये यहीं फ्लो होती है। तो इस मैप में आप देख सकते हो जो ब्लू कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको, ये सारे अमेजन रिवर्स की जो बेसिन्स है ये जो फ्लो हो रही हैं वो हैं। तो अब ये क्या करती हैं, ये माउंटेन से फ्लो होते हुए, वेस्ट माउंटेन से फ्लो होते हुए अटलांटिक ओशन से ईस्ट में जाके मिल जाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई हुई है हमें कि वो जो प्लेस है जहाँ पे ये जो रिवर्स बहती हुई आकर के किसी दूसरी रिवर वाटर बॉडीज में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, रिवर्स माउथ। जैसे ये रिवर है, ठीक है, यहाँ से कोई रिवर आके इस वाटर बॉडी में मिल गई, तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, ये इसको हम कहेंगे रिवर्स माउथ। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि जो न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करती हैं अमेजन रिवर को टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन बनाने के लिए जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो स्ट्रीम है वाटर की, जो बहती हुई नदियां हैं वो आकर के अमेजन रिवर में गिरती हैं, तो क्या बनता है अमेजन बेसिन। अब हम देखते हैं ये जो बेसिन है ये किन किन पोर्शन में ड्रेन करता है। कुछ पार्ट ब्राज़ील का, ठीक है, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड सम पार्ट ऑफ वेनेजुला। तो यहाँ पे बताया हुआ है ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, इसको जानते हैं। These are small rivers that join the main river, ठीक है, जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो जाके एक बड़ी मेन रिवर में मिलती हैं। The main river along with all its tributaries drain an area form a river basin। तो वो सारी जाकर के जब एक मेन रिवर में मिलती हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो वो क्या बनता है, बेसिन बनता है। और जब हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है वर्ल्ड में, दैट इज अमेजन बेसिन। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसे रहता है। तो अभी हमने देखा कि जो अमेजन बेसिन है ये कहाँ लाई करता है, इक्वेटर के पास। ये जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये लाई करता है। तो यहाँ पे क्या है हमें पता है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं तो हीट ज़्यादा है, हीट ज़्यादा होने से यहाँ पे कैसे रहेगा, क्लाइमेट है जो हॉट एंड वेट रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऐसे ही रहता है। प्लस डे और नाइट टाइम में दोनों में क्या रहते हैं, इक्वल हॉट और ह्यूमिड रहते हैं। इसी वजह से जो वहाँ पे पीपल रहते हैं उनकी स्किन पे वो हमेशा क्या फील करते हैं, स्टिकी मीन्स चिपचिपी स्किन फील करते हैं पूरे दिन। और यहाँ पे जो रेन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये वाली चीज़ हमने प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। और जिसकी वजह से यहाँ पे अब जो टेम्परेचर की बात करते हैं, डे के कंपैरिजन में जो नाइट में टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो हाई ही रहती है नाइट में भी। अब हम बात करेंगे रेन फॉरेस्ट की। रेन फॉरेस्ट में क्या देखा था हमने, ये भी हम पढ़ चुके हैं ना पहले चैप्टर में। वहाँ पे हमने देखा था कि जो रेन फॉरेस्ट है ये ट्रॉपिक्स के पास है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के पास लाई करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रेनफॉल होती है, तो जिससे क्या होते हैं यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है, मतलब बहुत घने जंगल हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं। और वो फॉरेस्ट कैसे हैं, वो इतने डेंस होते हैं लाइक कि वो ऊपर से जो फॉरेस्ट जो ट्री हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये एक ट्री है, दिस वन इज अ ट्री, और इसके पीछे यहाँ पे एक ट्री है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इन्होंने पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। और ये जो रूफ बनती है वो इस तरह से बन जाती है लीव्स से कि नीचे ये जो सन रेज आती है ये यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे नहीं पहुँच पाती। तो अब ग्राउंड पे नहीं पहुँच पाती तो बिल्कुल डार्क एरिया होता है, ठीक है, और कोई सन रेज नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल वो ही वेजिटेशन ग्रो करेगी जो एक डार्क एरिया में ग्रो कर सकती हैं, जैसे कि ऑर्किड्स, ब्रोमिलियार्ड्स,
ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं जो यहाँ पे ग्रो करते हैं। और ये जो रेन फॉरेस्ट है ये किस में रिच है, यहाँ पे फ्योना पाई जाती है बहुत ज़्यादा। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं जस्ट लाइक हमिंग बर्ड्स, टोकन्स, ठीक है, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ये कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं। अगर फिर हम एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं हमें नॉर्मली मोंकी, स्लॉथ, एंटी ईटिंग टैपरीज, ये कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एनाकोंडा, ठीक है, पाइथन, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। साथ में जब हम फिश की बात करते हैं तो सेवरल स्पीसीज ऑफ फिश पाई जाती हैं, उसकी भी डिफरेंट जैसे कि फ्लैश ईटिंग पिराना फिश हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट जो अमेजन जो बेसिन है यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी रिच है। यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट कि उनकी लाइफ कैसे है, वो कैसे अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट में देखेंगे जो पीपल हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे एरिया में फॉरेस्ट है तो कुछ स्मॉल पार्ट को इसको क्लियर करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, ठीक है, अपने लिए फूड ग्रो करते हैं और फिर वो सरवाइव करते हैं। और जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली या तो हंटिंग करते हैं एनिमल्स को या फिर फिश कैच करते हैं रिवर से। और जो विमेन होती हैं जब मैन क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो साथ में उनकी हेल्प भी करती हैं और टेक केयर भी करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं क्रॉप्स का। अब जो मेनली क्रॉप्स ग्रो होती हैं यहाँ पे उनको देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। दीज आर द लाइक टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो मेनली यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। अब हंटिंग, फिशिंग ये अनसर्टेन होती हैं, कभी एनिमल्स मिल भी जाए फिशिंग में, कभी कोई फिश आ भी जाए ना भी आए। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो विमेन है ये क्या करती हैं अपनी फैमिली की फीडिंग करने के लिए, नीड को पूरा करने के लिए ये वेजिटेबल भी ग्रो करती हैं। और ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन में, कौन सी करते हैं, स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न कौन सी होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फाइन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हमने डिटेल में पढ़ा है हमारे प्रीवियस चैप्टर में, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और जो इनका स्टैपल फूड है जो वहाँ पे लोग रहते हैं खाते हैं, दैट इज मानियोक, जिसे कसावा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको कैसे ग्रो करते हैं, जैसे हम पोटैटो को ग्रो करते हैं ना ग्राउंड में, वैसे ही इस फूड को भी ग्रो किया जाता है। और यहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्वीन आंट्स और एग्स खाते हैं। और जो इनकी कैश क्रॉप होती है जिनको ये ग्रो करते हैं वो है कॉफ़ी, मेज, कोकोआ। अब जो रेन फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में हमें बहुत ज़्यादा वुड भी मिल जाती है जिससे ये लोग अपना घर बनाते हैं। तो ये जो घर बनाते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, थैच्ड हाउसेज और लार्ज अपार्टमेंट। तो जो थैच्ड हाउसेज होते हैं ना ये किससे बनते हैं, ये जैसे कि भूसा होता है, ठीक है, सूखी घास होती है, स्ट्रॉ जिन्हें हम कहते हैं, इससे बनते हैं। और इनकी शेप होती है बिहाइव लाइक, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना उस तरह से। अब जो लार्ज अपार्टमेंट्स बनाते हैं, ये जो बनाते हैं इनकी जो रूफ होती है उसको स्टीपी स्लांटिंग रखते हैं इस तरह से, ठीक है, तिरछी रखते हैं इसको। और इनके हाउसेज को क्या कहा जाता है, मलोका, ठीक है, इतना याद रखना है हमने। फिर हम आते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में, यहाँ हमें बताया हुआ है कि धीरे धीरे जैसे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है अमेजन बेसिस में, ठीक है। तो पहले तो क्या था कि फॉरेस्ट के हार्ट में जाना बहुत मुश्किल था, मतलब उसके सेंटर में जाना बहुत मुश्किल था। लोग जाते भी थे तो कैसे जाते थे, रिवर नेविगेटिंग, रिवर के थ्रू जाते थे। लेकिन 1970 से क्या हुआ, वहाँ पे हाईवे बन गया, द ट्रांस अमेजन हाईवे बनने से क्या हुआ कि फॉरेस्ट में जाना सबके लिए पॉसिबल हो गया है। अब तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी जाते हैं काफ़ी सारे प्लेसेस में। तो जिससे जो वहाँ के इंडिजिनियस पीपल पॉपुलेशन, मतलब जो वहाँ के नेटिव पीपल थे जो रह रहे थे, उनको अब वो जगह छोड़नी पड़ी और कहीं बाहर जा कर के अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ी और फिर से वहाँ पे सेटल होना पड़ा। तो अब ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ देखी है हमने कि कैसे लोग वहाँ पे आना स्टार्ट हुआ, फॉरेस्ट क्लीन हुए, ठीक है।
तो इससे क्या हो गया, वहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी ना रेन फॉरेस्ट में, एनिमल्स थे, फॉरेस्ट थे अच्छे हरे भरे, तो ये सब डिस्ट्रक्ट हो रहा था, मतलब डैमेज हो रहा था। तो जिसका इफेक्ट क्या होगा, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि अब जो ट्रीज थे वो सारे डिसअपियर हो गए। तो अब जब वहाँ पे इस एरिया में इक्वेटर के पास होने की वजह से रेन भी काफ़ी आती है। अब ट्रीज आपने कट कर दिए, देखिए इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। पहले कैसे थे, ऐसे थे अमेजन रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्रीज थे, ह्यूमंस इंटरेक्शन हुए यहाँ पे, उन्होंने ट्रीज कट कर दिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इस एरिया में रेनफॉल तो ज़्यादा होती ही है, तो जो टॉप सॉइल होती है इसकी ये वॉश अवे हो गई, जिससे क्या हुआ कि लैंड की जो फर्टिलिटी थी, सॉइल की फर्टिलिटी वो चली गई और लैंड क्या हो गई, बैरन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत कम ही बची है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो बेसिन है ये ट्रॉपिकल रीजन्स पे जब हम इसको देखते हैं तो ये लाई करता है, इसका लैटिट्यूड है बिटवीन द 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस गंगा की रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो देखते हैं, घाघरा रिवर, सोन रिवर, चंबल रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, दीज आर द एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो प्लेन है गंगा, यहाँ पे माउंटेन्स, फुट हिल्स जो इसके स्पेशल फीचर्स में आते हैं, जैसे हिमालय, सुंदरवन डेल्टा, ये इसके मेन फीचर हैं इस बेसिन के। अब जो प्लेन एरिया है ना यहाँ पे इस जगह में, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती हैं, ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलती हैं। ऑक्सबो लेक्स कैसी होती हैं, सपोज जैसे एक रिवर है प्लेन एरिया में आके वो ऐसे बहती है, ऐसे फ्लो करती है, तो ये जो उसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जब काफ़ी टाइम बाद ऐसे रिवर से अलग हो जाता है, निकल जाता है, तो ये जो शेप बनती है ना, जो वाटर बॉडी बनी, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक्स कहते हैं। तो अब ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी जो क्लाइमेट है वो मॉनसून डोमिनेटेड रहता है, मॉनसून पे डिपेंड करता है। तो जब भी मॉनसून आते हैं तभी यहाँ पे रेन आती है, और जो टाइम पीरियड है यहाँ पे रेन होने का वो है मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। तो समर्स में यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर में यहाँ पे ज़्यादा कूल रहता है एनवायरनमेंट। और जो बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी यहाँ पे काफ़ी वेरिड है, माउंटेन भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेल्टा भी हैं, तो इस तरह से काफ़ी वेरिड है ये। अब जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि हम कहीं भी रहेंगे, जो पीपल हैं वो वहीं रहेंगे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो ऐसे ही जो माउंटेन्स एरिया विद स्टीपी स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन, तो जो स्टीपी स्लोप्स वाले जो एरिया हैं, जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में जो लोग हैं वो कम रहते हैं, लेस नंबर ऑफ पीपल लिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं। और जो प्लेन एरिया है यहाँ पे हैबिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है हमें ह्यूमंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो फर्टाइल है, और साथ में ये क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं फ्लैट लैंड पे, क्योंकि जिससे क्या होते हैं, इनकी मेन ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर है। प्लस अब जो पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा हाई मिलती है हमें। और जो मेन क्रॉप्स हैं इन लोगों की, मेन क्रॉप्स हैं पैडी। अब जब हम बात करते हैं और दूसरी क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती हैं वहाँ पे, वो होती हैं वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स, ये और क्रॉप्स हैं जो ये ग्रो करते हैं। और जो कैश क्रॉप्स हैं जिनको ये मार्केट में, जिन्हें नकदी फसल कहते हैं हम, शुगर केन एंड जूट। और यहाँ पे जो प्लांटेशन करते हैं ये करते हैं बनाना का प्लांटेशन करते हैं, प्लेन एरिया में देखने को मिलता है ये भी। और इसी के साथ जो टी प्लांटेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, वो होता है वेस्ट बंगाल और आसाम में। और जो सिल्क है ये कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, ये होता है बिहार और आसाम में। तो यहाँ पे जब हम वेजिटेशन की बात करते हैं तो यहाँ भी बहुत सारी वेजिटेशन देखने को मिलती है हमें। तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल में हम बात करते हैं तो जो डेसिडियस ट्रीज ग्रो होते हैं जैसे कि टीक, साल, पीपल, ठीक है। और यहाँ पे प्लेन में हमें थिक बैम्बू ग्रुव्स भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं। और साथ में जो डेल्टा एरिया है ये किससे कवर रहता है, ये कवर रहता है मैंग्रोव फॉरेस्ट से।
मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जो फॉरेस्ट या जो ट्रीज खारे पानी में ग्रो करते हैं। और जब हम बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से एनिमल्स, बर्ड्स पाए जाते हैं? तो एनिमल्स मिलेंगे हमें यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर, डियर, मॉन्की और वन हॉर्न राइनासोर्स, ये भी हमें यही मिलता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। और साथ में जो डेल्टा एरिया है यहाँ पे हमें मिलते हैं बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सब। और एक्वाटिक लाइफ की बात करें तो फिश रिवर वाटर्स में लेक्स, बे ऑफ बंगाल, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो पॉपुलर वैरायटी ऑफ फिशेस हैं यहाँ पे वो है रोहू, काटला और हिल्सा। और यहाँ के लोगों का जो स्टेपल फूड है, जो डाइट है, जो भोजन है, जो खाना खाते हैं ये, दैट इज़ फिश एंड राइस। ये लोग इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं। जैसे नॉर्थ में हम व्हीट खाते हैं, व्हीट यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए चपाती बनाते हैं, तो वैसे ही हम जैसे 2 टाइम खाते हैं, तो इनका जो स्टेपल बेसिक फूड है वो है फिश एंड राइस। अब गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इसके आसपास बहुत से बड़े टाउन्स और सिटीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे सिटीज़ लाइक इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सब यहाँ पे इसी के किनारे बसे हुए हैं। और जो इनकी पॉपुलेशन है वो 10 लाख से भी ज़्यादा है। तो अब ये टाउन्स हैं इस रिवर के पास में ही हैं, तो इससे क्या होता है, इन टाउन्स में जितना भी वेस्ट वाटर होता है और जो इंडस्ट्री सेटअप होंगी इन सिटीज़ में, टाउन्स में, तो उससे भी जितना डिस्चार्ज निकलता है वो कहाँ जाता है, वो इस रिवर में जाता है। तो जिससे क्या हो रहा है, इस रिवर का वाटर पॉल्यूट हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे 4 वेज हैं, ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। जब ये एरिया डेवलप हुआ तो ये 4 वेज आ गए। यहाँ पे रोडवेज भी हैं, रेलवेज भी हैं, जिसकी हेल्प से पीपल, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ट्रांसपोर्ट वे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है इनका, रिवर्स होने की वजह से, तो इजीली ये वाटर वेज का भी यूज़ करते हैं। अब जो कोलकाता है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है, कहाँ पे है वो, रिवर हुगली के पास है। और जो प्लेन एरिया है ना, वहाँ पे यहाँ पे एयरपोर्ट भी बने हुए हैं। प्लस अब जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि टूरिज़्म, इस बेसिन पे जो टूरिज़्म एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि जो ताजमहल है ये यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है आगरा में, ऐसे ही इलाहाबाद रिवर, इलाहाबाद है वो गंगा रिवर, यमुना इनके पास में है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ जगह हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कि असम विद कांजीरंगा एंड मानस विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अरुणाचल प्रदेश विद डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर। तो ये सब जो टूरिज़्म एक्टिविटी हैं, जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट करती हैं फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, जो कुछ पीपल आते हैं हमारी कंट्री में घूमने के लिए, इससे यहाँ के लोगों को जॉब भी मिलती हैं, इनके पास अर्निंग भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।